हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग आई होप आप बहुत मज़े में हैं और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक मोशन इन अ प्लेन के 2 लेक्चर्स किए हैं और उन 2 लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। तो अब उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अप्लाई करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में वेक्टर्स के और कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा पोर्शन है वो न्यूमेरिकल। Let us do numericals. Okay, so the first question क्वेश्चन है कि ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and AC vector and BD vector are its diagonal. तो आपको प्रूफ करना है पहला पार्ट जो आपने प्रूफ करना है वो है AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर, ये हमारा ट्वाइस BC वेक्टर के बराबर होता है। और सेकंड पार्ट जो आपने प्रूफ करना है वो है AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर, ये ट्वाइस AB वेक्टर के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाना है, अब समझिए ABCD एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम में AC और BD ये डायगोनल्स हैं। ठीक है, यानी कि साइड जो है वो ABCD BC DA ये सारे साइड्स होंगे। तो हम लोग जरा 2 वेक्टर बना लेते हैं। ये हमारा एक वेक्टर है और ये हमारा दूसरा वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर को हम लोग नाम दे देते हैं AB। और यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल और यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल, तो हमारा इस पॉइंट को C कह दे रहे हैं और इसको हम लोग D कह दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ये टेल टू टेल हमने ज्वाइन कर रखा है इन दोनों वेक्टर्स को और यहां से एक वेक्टर हमारा ये हो गया AC और दूसरा वेक्टर हमारा हो गया BD, डायगोनल्स। ठीक है, तो ये AB वेक्टर है और ये BC वेक्टर है जो कि AD वेक्टर के बराबर है। अब आपने जो फर्स्ट पार्ट है पहले वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि AC वेक्टर और BD वेक्टर का जो सम है वो ट्वाइस BC वेक्टर के बराबर है। यानी AC वेक्टर और BD वेक्टर इन दोनों को ऐड करने पे आपको ट्वाइस BC वेक्टर के बराबर आना चाहिए। तो मुझे बताइए AC वेक्टर जो है ट्रायंगल लॉ से, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ AC वेक्टर हमारा क्या होना चाहिए और BD वेक्टर हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, AC वेक्टर मैं यहां पर रीड्रॉ कर रहा हूं। AC वेक्टर को छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये सपोज करें ये आपका AB वेक्टर है और ये आपका BC वेक्टर है। ठीक है, और ये AC वेक्टर है। अब मुझे बताइए, देखिए ये हमने क्या सीखा था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में। ट्रायंगल लॉ हमें कहते हैं कि अगर हम 2 वेक्टर को हेड टू टेल फैशन में कनेक्ट करते हैं तब जो तीसरा साइड है ट्रायंगल का वो उन दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो आप देखिए AB वेक्टर है और BC वेक्टर है,
ए बी और बी सी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं इन्हें हमने हेड टू टेल मेथड में कनेक्ट कर रखा है। ए बी वेक्टर के टेल के ऊपर बी सी वेक्टर के हेड को हमने रखा है, सॉरी, ए बी वेक्टर के हेड के ऊपर बी सी वेक्टर के टेल को हमने रखा है। तब फ्री टेल से यानी ए पॉइंट से फ्री हेड सी पॉइंट की तरफ जो वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे वो ए सी वेक्टर हमारा है, और इसका मतलब ये ए सी वेक्टर ए बी और बी सी वेक्टर का रिजल्टेंट है। यानी ए सी वेक्टर हमारा आ गया ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, आई होप आपने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ अच्छे से पिछले लेक्चर में किया था। अगर नहीं किया है तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद फिर यहां पर आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा। और उस तरीके से बी डी वेक्टर जो हमारा है, ये देखिए ये हमारा ए डी वेक्टर है और ये हमारा ए बी वेक्टर। तो अगर टेल टू टेल हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो हमारा है ये बी डी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। तो ये आपका हो जाएगा ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, है ना। ये देखिए ए बी वेक्टर अगर है तब ये आपका इस डायरेक्शन में है, अगर मैं माइनस ए बी करूं तो ये एरो हमारा इधर चला जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ से ए बी वेक्टर, और वैसे भी आपने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था कि बड़ा वाला डायगोनल जो है वो दो वेक्टर्स का सम होता है, छोटा वाला डायगोनल उन दोनों का माइनस होता है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, और इस साइड हमारा आ जाएगा ए डी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, है ना बच्चों। और अब हमारा पैरेललोग्राम से आप मुझे बताइए ए डी वेक्टर और बी सी वेक्टर, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी एडी और बीसी इन दोनों, ये दोनों पैरेलल है, यानी इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है। तो दो वेक्टर्स जो डायरेक्शन में सेम हो और मैग्नीट्यूड में इक्वल हो वो वेक्टर्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब कि जो एडी वेक्टर है और जो बीसी वेक्टर है दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूं और अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, और 2 को अगर मैं 1 में पुट कर दूं, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, ये हमारा एडी की जगह पे बीसी लिख देंगे, यानी बीसी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, ये ट्वाइस बीसी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, जो कि हमें पूछा जा रहा था। अच्छा, अब उसी तरीके से सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर, ये हमारा ट्वाइस AB वेक्टर के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो फिर से हमने ट्रायंगल लॉ से लिखा है, क्या लिखा बच्चों हमने, AC वेक्टर को लिखा है इक्वल्स टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और BD वेक्टर को हमने लिखा है इक्वल्स टू AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर। ठीक है, अब अगर हमें चूंकि इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करना है तो इसलिए नीचे वाले के साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा ना, ताकि ये AC माइनस BD आ सके। जब इस साइड हम साइन चेंज करें तो इस साइड भी साइन चेंज करेंगे। अब देखिए क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जा रहा है AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, AB वेक्टर और प्लस AB वेक्टर, यानी कि ट्वाइस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और माइनस AD वेक्टर। और चूंकि हमें पता है कि AD वेक्टर और BC वेक्टर दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां से AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर जो हमारा है वो ट्वाइस AB वेक्टर के बराबर है ना बच्चों। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं, ये दोनों चीज हमसे जो पूछा जा रहा था वो हमने प्रूफ कर दिया है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज। तो एक बॉडी है विच इज साइमल्टेनियसली यानी एक ही साथ a body is simultaneously given two velocities 30 meter per second east and 40 meter per second north. Find the resultant वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं जरा। इसका भी डायग्राम बनाया जा सकता है ना। कह रहा है कि एक बॉडी है, उसको हम दो वेलोसिटीज, यानी कोई एक बॉडी है, दो वेलोसिटी देने का मतलब क्या है? अगर एक बॉडी के पास एक ही साथ दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यानी कि वो एक प्लेन में मूव कर रहा है, तो एक बॉडी है उसको हमने साइमल्टेनियसली दो वेलोसिटी दिया। एक वेलोसिटी का जो सा कंपोनेंट है वो ईस्ट की तरफ है 30 मीटर पर सेकेंड और दूसरा नॉर्थ की तरफ है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्शन असाइन कर देते हैं। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। क्लियर है बच्चों? तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जिसे हमने एक ही वक्त पे दो वेलोसिटी प्रोवाइड कर रखा है। एक तो ईस्ट की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी ईस्ट डायरेक्शन में एक बॉडी को हमने 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी प्रोवाइड कर रखी है। सपोज करो कि उसे मैं ए बी कह दे रहा हूं। ठीक है, जो ये वेलोसिटी का वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है ईस्ट के डायरेक्शन में, उसे 30 मीटर पर सेकेंड जो है उसे मैं नाम दे दे रहा हूं ए बी। और फिर कह रहे हैं कि दूसरी वेलोसिटी जो है हमने 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ प्रोवाइड की। 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ, यानी इसी पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी प्रोवाइड की गई। इसे हम लोग एसी कह देते हैं, ठीक है, या एडी कह देते हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो कि जो ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की और जो नॉर्थ की तरफ है 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की, तो ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ये हमारा 90 डिग्री के बराबर यहां पर गिवन है। ठीक है बच्चों, अब इनका रिजल्टेंट हमसे पूछ रहा है, यानी इन दोनों वेक्टर्स का जब हम सम करेंगे, है ना। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है ना कि जो वेलोसिटीज आपको गिवन है उस वेलोसिटी का अगर आप सम करते हैं तो आपसे वो सम पूछा जा रहा है। तो सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल कर लेते हैं या ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज करो कि मैं यहां से एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और एक लाइन अगर मैं यहां से पैरेलल ड्रॉ करूं, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा सी हो जाएगा। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एक तरीके से हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। अब यहां से जो दोनों वेक्टर्स का टेल हमने ज्वाइन कर रखा है, वहां से अगर हम डायगोनली एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं यानी एसी वेक्टर, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर। यही रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है ना। तो यही रिजल्टेंट आपसे वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहे हैं। अब वेलोसिटी रिजल्टेंट निकालने का मतलब क्या? वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, यानी आपसे एक तो मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है और दूसरा डायरेक्शन पूछा जा रहा है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। अब
मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो हमारा क्या होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना। अब देखिए यहां पर ये जो हमारा पहला वेलोसिटी, जो पहला वेलोसिटी है ए बी वेलोसिटी, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ठीक है, जिसे मैं यहां पर ए कह रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना है 30 है ना, 30 मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरी वेलोसिटी है बी सी वेलोसिटी, या एडी कह लीजिए या बीसी कह लीजिए, एक ही बात है, इसके वेक्टर को मैं बी कह रहा हूं मैग्नीट्यूड, ये हमारा 40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ। तो अगर मैं यहां पर पुट करूं तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह हम लोग 90 पुट करेंगे। और आपने पता है कि cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो 30 स्क्वायर हमारा हो गया 900 प्लस 40 स्क्वायर हमारा हो गया 1600। इसका हम लोग रूट ले लेते हैं, ये हमारा हो गया 2500 का रूट, एंड 2500 का रूट जो है वो हमारा कितना आएगा, 25 का रूट होता है 5 और 2 जीरो है तो एक जीरो हमारा 50 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट का वो है 50 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपसे डायरेक्शन की बात करें, सेकेंडली अगर आपसे डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर डायरेक्शन हमारा होता है tan थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये हमारा सपोज करें अगर थीटा है तो tan थीटा हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यही हमने सीखा था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन जो बेस है AB। तो ये BC जो हमारा है वो B के बराबर है, मतलब 40 के बराबर, 40 अपॉन AB जो हमारा है बच्चों वो हमारा 30 के बराबर है। सो दैट मीन्स कि tan थीटा हमारा 4/3 के बराबर है, और 4/3 को मैं 1.33 लिख रहा हूं, ठीक है। तो tan थीटा हमारा कितना आ गया 1.33। अब जो भी एंगल, जिस एंगल को भी पुट करने पर tan की वो tan थीटा आपका 1.33 के बराबर हो, वही एंगल आपका डायरेक्शन है। तो हमें चूंकि पता नहीं है कि tan थीटा 1.33 इसकी वैल्यू कब है, तो हम इसे लिख रहे हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1.33। बस यहां पर आप छोड़ दीजिए, थीटा की वैल्यू आप ना लिखें तो भी बात जो है वो आपकी बच जाएगी, ठीक है। तो वैसे tan इनवर्स ऑफ 1.33 जो है वो आपका 58.3 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन ये लास्ट लाइन आपको लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं वेक्टर का। तीसरा क्वेश्चन है टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, दोनों इक्वल हैं, और इनका जो रिजल्टेंट है हैव देयर रिजल्टेंट, दो इक्वल फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है इट इज इक्वल टू आइदर। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि दो इक्वल फोर्सेस हमारे पास हैं और ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट, भाई अगर मैं आपको दो फोर्सेस दे दूं तो जाहिर सी बात है उन दोनों फोर्सेस का आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, हमने सीखा है कैसे निकालेंगे। तो कुछ ना कुछ उनका रिजल्टेंट होगा। कह रहा है कि जब दो फोर्सेस बराबर हैं तो उनका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो भी उनके खुद के बराबर है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम, what is the inclination between them। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि दो इक्वल फोर्सेस हैं, तो मान लेते हैं कि जो दो फोर्सेस हैं उन दोनों फोर्सेस को क्या मान लें, पहले फोर्स को हम मान लेते हैं ए वेक्टर और दूसरे फोर्स को हम लोग मान लेते हैं बी वेक्टर, ठीक है। और ठीक है, दो फोर्सेस को हमने क्या कंसीडर किया है, पहला फोर्स हमारा ए वेक्टर है, दूसरा फोर्स हमारा बी वेक्टर है, और जो रिजल्टेंट है इनका, ठीक है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसे हम लोग मान लेते हैं आर वेक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स को हमने ए वेक्टर मान लिया, दूसरे फोर्स को हमने बी वेक्टर मान लिया, और कह रहा है कि ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड है पहले फोर्स का, ए वेक्टर, ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड जो दूसरा वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। और कह रहा है कि और इनका जो रिजल्टेंट है इट इज इक्वल टू आइदर, यानी कि इन दोनों में से किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देखो, इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी वही है, यानी कि मैग्नीट्यूड आप ए वेक्टर का देखें या मैग्नीट्यूड आप बी वेक्टर का देखें या मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का देखें, तीनों बराबर है, ठीक है। तो मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, उसे हम लोग ए कह दे रहे हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को हम आर कह दे रहे हैं। तो आपको कंडीशन दिया हुआ है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल है इसलिए इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उस रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड इनके खुद के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम। तो अब जरा आप फॉर्मूला लगा दीजिए, अब जरा आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ये होता है ना। अब देखिए ये जो आर स्क्वायर है इसमें क्या लिख सकते हैं, एक की जगह मैं आर लिख सकता हूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, बी की जगह भी आर लिख सकते हैं तो आर स्क्वायर प्लस 2 ए और बी यानी आर इंटू आर, आर स्क्वायर कॉस थीटा, क्लियर है। ये हमारा हो गया इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, क्लियर है बात। अब अगर मैं इस 2r स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो मेरा इस साइड क्या बच जाएगा, इस साइड बच जाएगा 2r स्क्वायर कॉस थीटा, और मैं इस 2r स्क्वायर को इधर लेकर गया तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस r स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिए मेरा क्या आया है 2r स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस r स्क्वायर, इस साइड में सिर्फ कॉस थीटा रखता हूं तो राइट हैंड साइड मेरा क्या है माइनस r स्क्वायर, और ये 2r स्क्वायर इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा 2r स्क्वायर, ये कितना आ गया -1/2। अब आपको फाइंड करना है कि cos थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है। तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, और अगर हम हमेशा जो वैल्यूज हैं वो 0 से 180 डिग्री के बीच में लिखने की कोशिश करते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू अगर -1/2 है यानी कि थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। दैट मींस कि दोनों फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं उनके बीच का एंगल, ये सपोज करें ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। अगर ऐसा होगा तब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों इंडिविजुअल इक्वल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है आज का।
ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए मेरे साथ। टू फोर्सेस इक्वल टू पी एंड 2p न्यूटन, टू फोर्सेस इक्वल टू, ठीक है, दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल टू P एंड 2p न्यूटन, ठीक है, act on a particle, act on a particle. If first is doubled, if first is doubled and पहले को अगर हम डबल कर दे रहे हैं and second is increased by 20 Newton and second is increased by 20 Newton, direction remains unaltered, direction remains unaltered. तो आपसे कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ P, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं, एक P न्यूटन है और एक 2p न्यूटन है। ये दोनों फोर्सेस किसी एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, यानी कहीं पर कोई पार्टिकल होगा, उसके ऊपर जो P न्यूटन है वो किसी डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है और जो 2p न्यूटन है वो किसी डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है। कह रहे हैं कि अगर पहले फोर्स को, यानी जो P फोर्स है, अगर इसे हम डबल कर देते हैं, 2p कर देते हैं, और जो दूसरा फोर्स है उसे हम 20 न्यूटन से इंक्रीज कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, यानी ये 2p है तो इसे 2p + 20 कर दे रहे हैं, तब डायरेक्शन जो वो अनऑल्टर्ड है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। कह रहा है कि जो P है वो आपको फाइंड करना है। तो बच्चों याद करिए, दो फोर्सेस की, अब हमें यहां पर तो मेंशन किया हुआ नहीं है कि इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है। जैसे अगर 90 डिग्री एंगल होगा तब तो हम डायरेक्ट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके और डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यहां पर तो हमें पता नहीं है कि फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है कि 80 डिग्री है कि 70 डिग्री है कि कितना डिग्री है, तो हमें आइडिया तो है नहीं। तो इसलिए हमने एक डायरेक्शन के लिए एक याद कीजिए, हमने एक फॉर्मूला लिखा था, हमने लिखा था फॉर्मूला कि tan लेट अस से कि एंगल जो है हमारा वो बीटा है, तो tan बीटा जो है हमने लिखा था इसे इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। याद है आपको ये फॉर्मूला, हमने जो लॉ ऑफ साइन हम लोग कर रहे थे, लॉ ऑफ साइन हमने डिराइव किया था और फिर लास्ट में हमने राइट एंगल ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके ये फॉर्मूला हमने निकाला था, है ना। तो यहां पर जो पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर हमारा a है और दूसरा वेक्टर हमारा b है। जो दूसरा वेक्टर है उसके साथ साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाइड होता है, तो जो पहला फोर्स का वेक्टर है वो हमारा p न्यूटन के बराबर है और जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2p न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो जो पहला केस हमारा आ रहा है केस 1, उस केस 1 में कह रहा है कि अगर पहला फोर्स p न्यूटन है और दूसरा फोर्स 2p न्यूटन है, एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाकर एक्ट कर रहे होंगे। वो जो एंगल है, जो रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है बीटा, वो हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू b की जगह हम लिख लेंगे 2p sin थीटा डिवाइडेड बाई a की जगह लिखेंगे p प्लस 2p cos थीटा, है ना। अब केस 2 में कह रहा है कि अगर हम जो पहला फोर्स है उसे डबल कर देते हैं, यानी कि अगर हम जो p फोर्स है उसे अगर हम p की जगह 2p कर दे रहे हैं और दूसरे फोर्स को, यानी कि जो 2p फोर्स है उसमें अगर हम 20 इंक्रीज कर देते हैं,
यानी इसे 2p प्लस 20 कर दे रहे हैं, तब भी जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, दोनों फोर्सेस जो एक्ट करेंगे कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा ना, तो उस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो अनऑल्टर्ड रह रहा है, यानी रिजल्टेंट का एंगल पहले अगर बीटा था तो अभी भी बीटा होना चाहिए। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2p की जगह लिख लेंगे 2p प्लस 20 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई p की जगह क्या लिख लेंगे 2p प्लस 2p की जगह लिख लेंगे 2p प्लस 20 कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझिए इस बात को। क्वेश्चन कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स हमारा P है और दूसरा फोर्स 2P है, ये किसी एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो जब ये दो फोर्सेस एक्ट करेंगे तब इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा ना नेट फोर्स का, वो उस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है। सपोज करो कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स आ रहा है, उसका जो एंगल है किसी फोर्स से, जो ओरिजिनल फोर्स है पहला फोर्स, उससे बीटा एंगल बन रहा है। तो tan बीटा का हमने फॉर्मूला देखा था b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, जहां बीटा जो हमारा है वो जो फोर्स आप लगा रहे हैं पहला फोर्स और जो रिजल्टेंट है उसके बीच का एंगल है, और थीटा जो है यहां पर वो क्या है, वो जो दोनों फोर्सेस हमारे इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप पहले फोर्स को डबल कर देते हैं और दूसरे फोर्स को 20 से बढ़ा देते हैं तो भी जो डायरेक्शन है वो आपका अनऑल्टर्ड रहेगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, यानी बीटा एंगल बीटा है, थीटा एंगल थीटा है। तो हमने चेंज करके इक्वेशन बना लिया। अब अगर हम इक्वेट करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक, क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेट कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को, यानी कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, 2p साइन थीटा। भाई लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों को बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। तो ये आपका हो गया 2p साइन थीटा अपॉन p प्लस 2p कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2p प्लस 20 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2p प्लस 20 कॉस थीटा। अब आप खुद से कोशिश कीजिए इस इक्वेशन को इक्वेट करने की, इक्वेट करके और आप मुझे बताइए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। कोशिश किया बच्चों, कोशिश किया आपने इसको सॉल्व करने का। देखिए साइन थीटा और साइन थीटा चूंकि दोनों न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ साइन थीटा 2p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये साइन थीटा को इधर लाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। तो साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन में, साइन थीटा डिवीजन में, दोनों साइन थीटा हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब अगर मैं इसे मैं अगर इस साइड भेजूं तो ये हमारा क्या होगा। अच्छा एक चीज और नोट कीजिए, यहां पर जो p प्लस 2p, यहां से p हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, तो p अगर कॉमन लेंगे तो p हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या बचेगा 1 प्लस ये p हमारा बाहर चला जाएगा तो यहां बचेगा 1, और यहां से p बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 cos थीटा, और ये p और ये p भी हमारा कट जाएगा। क्लियर है? ओके, ये 2p प्लस 20 और ये 2p प्लस 20 कटेगा नहीं क्योंकि यहां पर इसके साथ एडिशन में 2p है। अब मैं अगर इसे इस साइड भेज दूं तो ये हमारा हो जाएगा 2, इस साइड बचा है न्यूमरेटर में 2 और बाकी क्या आ रहा है 2p प्लस 2p cos थीटा प्लस 20 cos थीटा, है ना। ठीक है, मैंने ब्रैकेट हटा दिया, cos थीटा दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस साइड अगर हम लाएंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाकर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4p प्लस 4p cos थीटा प्लस 2 इंटू 20 40 cos थीटा, और इस साइड अगर ब्रैकेट को हटाए तो 2p इंटू 1 हो जाएगा 2p, 2p इंटू 2 cos थीटा हो जाएगा 4p cos थीटा
प्लस 20 इंटू 1 हो जाएगा 20 प्लस 20 इंटू 2 हो जाएगा 40 कॉस थीटा। क्लियर है बात? तो 4p cos थीटा इस साइड पॉजिटिव और 4p cos थीटा इस साइड पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैसे इस साइड 40 cos थीटा पॉजिटिव और इस साइड 40 cos थीटा नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। क्लियर है बात? ये जो ऊपर का एरो है दोनों साइड, ये बता रहे हैं कि दोनों कैंसिल आउट हुए हैं, और जो नीचे का एरो है ये बता रहे हैं दोनों कैंसिल आउट हुए हैं। जाहिर सी बात है ये प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हमारा बच रहा है, इक्वेशन आ रहा है 4p इज इक्वल्स टू 2p प्लस 20। इस 2p को इधर भेजेगा क्या हो जाएगा 4p माइनस 2p, यानी कि 2p बचेगा 20 के बराबर। तो p जो हमारा है वो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यही तो आपसे फाइंड करने को कह रहा था, ठीक है। अगर दूसरा फाइंड करने को बोलता है 2p, तो p आपका आ गया 10 न्यूटन, 2p कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। चलिए इसे नोट कर लीजिए बच्चों। एक अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए बच्चों, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे थे सम ऑफ मैग्नीट्यूड, द सम ऑफ magnitude of two forces is 18 Newton and magnitude of their resultant of their resultant is 12 न्यूटन। ठीक है, यानी दो फोर्सेस हैं, उन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड का सम 18 न्यूटन है, और उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आ रहा है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, कह रहा है इफ रिजल्टेंट मेक्स, इफ resultant makes 90 degree with force of smaller magnitude, with force of smaller magnitude. What are magnitude of two forces? What are magnitude of two forces? ठीक है, इसका जरा सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 18 न्यूटन, यानी दो फोर्सेस हैं। सपोज करो पहला फोर्स हम ए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट फर्स्ट फोर्स मैग्नीट्यूड, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, और जो सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड फोर्स, उसे हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड हमने कंसीडर कर लिया, एक को ए कंसीडर कर लिया, दूसरे को बी कंसीडर कर लिया। कह रहा है सम ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड का सम है यानी ए प्लस बी, ये आपका 18 न्यूटन के बराबर दिया हुआ है। और कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, तो इनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कह रहे हैं कि 12 न्यूटन के बराबर है। कहने का मतलब स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
ये हमारा कितना होगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है, इसके बराबर है। और a प्लस बी आपको दे रखा है 18 न्यूटन के बराबर। अब इसके आगे देखिए, ठीक है, ये तो हमारा कंडीशन हो गया, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहे हैं और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहे हैं। अब आगे कह रहा है कि इफ रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री विथ फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, जो दो फोर्सेस हैं उन दोनों फोर्सेस में जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का फोर्स है उसके रेस्पेक्ट में जो रिजल्टेंट है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। यानी जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना, tan बीटा इज इक्वल्स टू जो स्मॉलर फोर्स है, ठीक है, मान लीजिए स्मॉलर फोर्स अगर हमारा a है तो a साइन या b मान लेते हैं, तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, है ना। तो कह रहा है कि स्मॉलर फोर्स के साथ जो रिजल्टेंट का, दोनों फोर्सेस जो है उनमें से जो स्मॉलर फोर्स है उसका और जो रिजल्टेंट है उसके बीच के एंगल को ही हम बीटा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बीटा हमारा है ये 90 डिग्री के बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। tan 90 क्या होता है? sin 90 अपॉन cos 90। cos 90 डिनोमिनेटर में है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। डिनोमिनेटर अगर 0 है यानी कि टर्म इनफाइनाइट है। तो जाहिर सी बात है अगर ये इन्फिनिटी है तो आप अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें यानी कि a प्लस बी कॉस थीटा अपॉन b साइन थीटा, इसका आपने उल्टा कर दिया है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। क्या किया है आपने? रेसिप्रोकल। तो ये इन्फिनिटी का भी रेसिप्रोकल होगा और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल आपका 0 होता है। क्यों? साइन 90 की वैल्यू 1 है, कॉस 90 की वैल्यू 0, 1/0, ठीक है। अब उसका उल्टा कर देंगे तो वो 0/1 हो जाएगा जो कि 0 के बराबर होगा। तो यहां से जो कंडीशन हमारा आ रहा है वो आ रहा है a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b साइन थीटा, इधर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 रह जाएगा। दैट मींस कि जो हमारा b कॉस थीटा है वो किसके बराबर आ रहा है? माइनस a के बराबर आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन ने कहा है उस क्वेश्चन को मैंने यहां पर नोट किया है। पहला पार्ट कह रहा है कि दोनों फोर्सेस यानी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड a और b मान लिया, उसका सम 18 के बराबर है और उन दोनों का जो रिजल्टेंट हमारा बन रहा है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 के बराबर है। इस साइड स्क्वायर करके हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 144 के बराबर लिख दिया। फिर कहता है कि जो रिजल्टेंट है उसका छोटे वाले फोर्स से जो एंगल है जो बीटा है वो 90 के बराबर है। तो हमने छोटे वाले फोर्स को मान लिया, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में एंगल हमारा बीटा बन रहा है, ठीक है। छोटे वाले फोर्स को हमने बी मान लिया, तो इसको पुट करके हमने सॉल्व किया तो हमारा b cos थीटा माइनस a के बराबर आ रहा है। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से हमारा आ रहा है कि जो b हमारा है वो है इक्वल्स टू 18 माइनस a, है ना। a को इधर लाएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उस इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारा 144 के बराबर। हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना दोनों फोर्सेस का, नहीं a और b निकालना है। तो a की जगह तो मैं a स्क्वायर लिख दे रहा हूं, ठीक है, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, b की जगह मैं 18 माइनस a लिख रहा हूं यानी कि 18 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और b cos थीटा को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है। ये हमारा 144 के बराबर है। ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 प्लस फिर b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू a इंटू बी, माइनस मतलब माइनस 2 इंटू 18 36 माइनस 36 इंटू a। क्लियर है? और फिर आपका हो जाएगा 2 इंटू a और b cos थीटा की जगह लिख सकते हैं माइनस a, तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया? 144 के बराबर हो गया। तो माइनस 2a स्क्वायर और ये प्लस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर यानी प्लस 2a स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ठीक है। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर और ये माइनस 2a स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमारा कितना बच रहा है? माइनस 36a
इज इक्वल्स टू 144 माइनस 324 होगा। 144 माइनस 324 यानी माइनस 36a हमारा आएगा इक्वल्स टू 144 माइनस 324 होता है माइनस 180। माइनस से माइनस कट गया, a हमारा हो गया 180 अपॉन 36 विच इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 5 न्यूटन। और उसके बाद हमारा इक्वेशन है b इज इक्वल्स टू 18 माइनस a। तो ये हमारा हो जाएगा 18 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 13 न्यूटन। चलिए a आपका छोटा वाला फोर्स है, b आपका बड़ा वाला फोर्स है। क्लियर है? तो यहां पर हमारा क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन एंड b इज इक्वल्स टू 13। क्लियर है बात? ये फोर्स हमारा छोटा वाला फोर्स है और ये फोर्स हमारा बड़ा वाला फोर्स है। नोट कर लें बच्चों इसे। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आ रखा है। चलिए बच्चों ये 6th क्वेश्चन करते हैं आज का। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा ऑन अ सर्टेन डे, ऑन अ certain day rain was falling vertically. Rain was falling vertically with speed 35 meter per second। ठीक है? और कह रहा है a wind started blowing, a wind started blowing with a speed 12 meter per second in east to west direction। ठीक है, यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में विंड इज ब्लोइंग। ओके, तो कह रहे इन विच डायरेक्शन should a boy at bus stop hold his umbrella। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्टेन डे पे रेन जो इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सपोज करो कि मैं इसे कह रहा हूं ए बी वेक्टर। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड है और उसकी स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड। 35 मीटर पर सेकेंड, यानी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है 35 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड स्पीड से पता चल गया 35 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन नीचे की तरफ है। वेलोसिटी वेक्टर 35 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कह रहे हैं विंड स्टार्टेड ब्लोइंग विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप ड्रॉ करें तो इस डायरेक्शन में विंड का ब्लो है, इसे मैं एसी वेक्टर कह रहा हूं और ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन शुड बॉय एट बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। देखिए बारिश आपके नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, और विंड जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में रेन को फॉल करना चाहिए ना। या आपको आप सब जानते हैं, ये सबने एक्सपीरियंस किया है, विंड जो रेन ड्रॉपलेट्स है वो नीचे की तरफ फॉल करती है, लेकिन जिस डायरेक्शन में एयर आपकी ब्लो करती है उसके डायरेक्शन में थोड़ा सा वो टिल्ट होकर फॉल करती है।
तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कहीं ना कहीं इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बारिश इस तरफ गिर रही है तो जाहिर सी बात है जो लड़का खड़ा है बस स्टॉप पे उसे इस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को होल्ड करके रखना चाहिए, यही होगा ना। तो इन दोनों का रिजल्ट ये हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको रिजल्टेंट भी फाइंड कर लीजिए। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आपका हो जाएगा, यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो है इन दोनों का ये आपका हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना। और थीटा यहाँ पर 90 है इसलिए cos 90 आपका 0 होता है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आपका निकल कर आ जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना। और इसको आप सॉल्व कीजिए। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर अगर आप निकाल लेंगे तो 35 का स्क्वायर कितना होगा, आप जो कैलकुलेट कर लीजिए। 35 इंटू 35, 5 5 सा 25, कैरी ओवर 2, 5 से 15, 175 और ये आपका होगा 105, ठीक है। 5 12 का 2 कैरी ओवर 1225, ठीक है। तो 1225 प्लस 144 ये आपका हो जाएगा √1369, ठीक है। 1369 और 1369 जो आपका है वो 37, ठीक है। 37 का स्क्वायर होता है 1369। सो एज ए रिजल्ट रिजल्टेंट आपका निकल कर आ गया 37 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट आपसे ये डायरेक्शन फाइंड करने को कह रहा है। तो आप मुझे बताइए, सपोज करें कि ये आपका रिजल्टेंट आपका निकल कर आ रहा है कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट, ठीक है। इसे मैं AD वेक्टर कह दे रहा हूं। तो AC को मैं से खुद के पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं ना इस तरीके से, ठीक है। ये BD और AC दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है थीटा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये है और बेस आपका ये होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए दो तरीके से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक तो इस 35 मीटर पर सेकंड के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं और एक आप चाहें तो इधर ट्रायंगल बनाकर इस चीज के रिस्पेक्ट में 12 मीटर पर सेकंड के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। हम ये जो वर्टिकल है वर्टिकली डाउनवर्ड उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो चूंकि एंगल हमारा 90 डिग्री है इसलिए सिंपल हमारा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। tan थीटा आपका हो जाएगा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है वो है 12 मीटर पर सेकेंड अपॉन थीटा के साथ वाला बेस होता है 35 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड कट गया, यानी tan थीटा आपका आ रहा है इक्वल्स टू 12 अपॉन 35। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 12/35। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसकी वैल्यू पता होती है हमें तो हम एग्जैक्ट लिख देते, लेकिन यहां तक आप छोड़ देंगे तो ये भी आपका आंसर जो है वो आ गया, ठीक है। तो थीटा आपका अगर वर्टिकल से इतना आ रहा है तो इसका मतलब कि जो बच्चा है, देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, जो लड़का है उसे ऊपर की तरफ वर्टिकल से इतना एंगल बनाकर, तो द बॉय मस्ट होल्ड अम्ब्रेला by making theta is equals to tan inverse of 12/35, ठीक है। इतना एंगल with vertical in upward direction, ठीक है ना। अगर बारिश का जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उसे अम्ब्रेला वैसे टिल्ट करके रखना होगा, तो नीचे वाले वर्टिकल से रेन का थीटा एंगल बन रहा है तो उसे ऊपर वाले वर्टिकल से थीटा एंगल बनाकर होल्ड करना होगा,
क्लियर है बात? आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपके बुक में दिया हुआ है कि ये लगभग लगभग आंसर दिया हुआ है कि 19 डिग्री के बराबर होगा। आपको निकालना नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बुक में दिया हुआ तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आंसर दिया तो लिख दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए इसे नोट कर लिए। एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इसके बाद। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, अ बोटमैन कैन रो a boatman can row with speed. A boatman can row with speed 10 kilometer per hour in still water. ठीक है, एक बोटमैन है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में रो कर सकता है। इफ रिवर flows with 5 kilometer per hour, in which direction? 5 kilometer per hour, in which direction should he row to reach a point on other bank, to reach a point on other bank, नदी के दूसरे किनारे से पहुंचना है, ऑपोजिट टू point from where he started, opposite to point from where he started। ठीक है, और इसमें क्या रखा है कि the width of river is 2 किलोमीटर। अब जरा ये क्वेश्चन आप समझिए, इसका डायग्राम पहले बनाना जरूरी है। खैर उससे पहले क्वेश्चन आप समझिए। पहले कह रहा है कि एक बोटमैन है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में मूव कर सकता है। अगर नदी में पानी जो है अगर उसका कोई बहाव नहीं है, तब वो बोटमैन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर किसी भी डायरेक्शन में। अगर नदी में बहाव ही नहीं है तो कोई डायरेक्शन का तो मैटर होता नहीं है, तो वो ईस्ट वेस्ट जाए, चाहे एक बैंक से दूसरे बैंक पे स्ट्रेट जाए, थोड़ा टिल्ट होके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर स्टिल वाटर है, ठीक है, तो उस केस में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि रिवर जो है वो आपकी 5 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है। तब अब बोटमैन क्या है, जैसे सपोज करें कि ये आपका रिवर है, ये रिवर के दोनों बैंक्स हैं, ठीक है, और बोटमैन सपोज करें कि यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि बोटमैन हमारा इस पॉइंट पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो नदी का बहाव जो है वो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये हमारा रिवर है और रिवर में वाटर जो है उसका फ्लो इस डायरेक्शन में, यहां पर मैंने उसे इस वेक्टर से शो कर रखा है, AB वेक्टर से, वो आपका 5 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोटमैन है उसे he has to reach a point on other bank opposite to the point from where he started। तो अगर वो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो अब बोटमैन को इस पॉइंट पे पहुंचना है, C पॉइंट पे पहुंचना है, एग्जैक्टली ऑपोजिट जहां से स्टार्ट किया है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट उसे पहुंचना है। और ये जो विड्थ है ये 2 किलोमीटर का दिया हुआ है, रिवर का जो विड्थ है वो 2 किलोमीटर का है।
तो जाहिर सी बात है अगर वो बोटमैन बिल्कुल स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो पानी के बहाव से वो खिंचता चला जाएगा और धीरे धीरे सी की जगह वो यहां पर कहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए अगर उसे सी पॉइंट पहुंचना है तो पानी के बहाव से थोड़ा सा विपरीत दिशा में इस डायरेक्शन में उस बोटमैन को मूव करना चाहिए। ठीक है, इसे मैं डी कह दे रहा हूं। तो अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सपोज करो कि ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल तो हम जानते हैं 90 डिग्री है ये एंगल हमारा थीटा है। अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये एडी वेक्टर है और हमने कहा था कि भाई स्टिल वाटर में वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता है। तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, इस डायरेक्शन में हम लोग मान लेते हैं उसका 10 किलोमीटर पर आवर। और ये जो डीसी है, डीसी की डायरेक्शन जो है एबी की डायरेक्शन है, इसे हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर कहते हैं। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक रिवर है, 2 किलोमीटर विड्थ है और रिवर में वाटर का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में, यानी डीसी की डायरेक्शन में या एबी की डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बोटमैन जो है उसे ए पॉइंट से स्टार्ट करना और ठीक इसके ऑपोजिट 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट के साथ उसे सी पॉइंट पर पहुंचना है। तो अगर वो सीधे अगर चलता है तब तो पानी के बहाव की वजह से वो कहीं इधर पहुंचेगा, है ना, इसलिए इस डायरेक्शन में तो उसे हम नहीं भेजेंगे। हम क्या करते हैं, पानी के बहाव के थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा एंगल से अगर वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है तो टिल्ट होते होते पानी के बहाव में आते आते वो डायरेक्ट सी पॉइंट पर पहुंच सकता है। हम वो डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं कि कितना एग्जैक्ट वो डायरेक्शन है जो कि उसे ये 5 किलोमीटर से यानी 90 डिग्री प्लस थीटा टोटल कितना एंगल होगा कि उसे जाना चाहिए ताकि वो सीधे कहां पहुंचे, डी पॉइंट पर पहुंचे। क्लियर है। अब रिवर का जो विड्थ है वो आपको दे रखा है कि रिवर का विड्थ 2 किलोमीटर है। तो हमने यहां पर देखिए, यहां पर हमने अगर थीटा एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है आपको, थीटा एंगल अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारा रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट नहीं दिया हुआ है आपको, स्पीड ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर, ये हमारा 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसे हमने एबी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। और स्पीड ऑफ वाटर इन रिवर, स्पीड ऑफ वाटर इन रिवर, ये हमारा है 5 किलोमीटर पर आवर, इसे हमने सीडी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं और विड्थ ऑफ रिवर ये भी दिया हुआ है, क्या में दिया हुआ है, विड्थ ऑफ रिवर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ रिवर, ये हमें दिया हुआ है 2 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि भाई किस डायरेक्शन में उसे मूव करना चाहिए। तो जरा हम लोग डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करना है हमें। अब बताइए बच्चों, आप लोग बहुत होशियार हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने डायरेक्शन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग डायरेक्शन, ठीक है, आपको थीटा निकालना है। क्या क्या आपके पास गिवन है, आपके पास तीनों चीज गिवन है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए यहां पर साइन थीटा कैलकुलेट कर लो। साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताइए, अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा एंगल, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डीसी, है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एडी। अब देखिए मैंने क्यों साइन थीटा चूज किया है, मैं टैन थीटा से भी कर सकता था, लेकिन मैंने साइन थीटा क्यों चूज किया है। साइन थीटा हमारा डीसी की वैल्यू है 5 और एडी की वैल्यू आपकी कितनी है, एडी की वैल्यू है 10, ये आपका हो जाएगा 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू आपकी 1/2 के बराबर आ रही है, दैट मींस थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, जब थीटा आपकी 30 डिग्री के बराबर है ना, तो थीटा आपका आ गया 30 डिग्री। तो कह रहे हैं कि विच डायरेक्शन शुड ही मूव, तो हम लोग डायरेक्शन निकाल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू
द फ्लो ऑफ वाटर। तो वाटर के रेस्पेक्ट में जो है वो डायरेक्शन क्या है इसका, थीटा प्लस 90। एक तो ये 90 डिग्री था और प्लस ये थीटा था, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये आपका आ गया इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, यानी पानी के बहाव के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे 120 डिग्री एंगल से अगर वो बोटमैन मूव करता है, तब उस केस में जब वो जाएगा तब वो सीधे यहां पहुंचेगा सी पॉइंट पे। जो एडी वेक्टर है और जो एबी वेक्टर है इसका रिजल्टेंट एसी वेक्टर होगा, तो रिजल्टेंट तक ही पहुंचेगा, वो सी पॉइंट पे पहुंचेगा। इस चीज को आप नोट कर ले बच्चों। और एक चीज और आप देखिएगा कि जो डायरेक्शन है वो रिवर के विड्थ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। डायरेक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ रिवर, क्योंकि बिना रिवर के विड्थ का हमने ये कैलकुलेट किया और हमारा रिजल्ट निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा आज का। कर लिया बच्चों नोट? तो देखिए हमने वेक्टर का एक पार्ट पढ़ा, उसको हमने अप्लाई किया, न्यूमेरिकल्स किए हमने। अब अगला जो पार्ट है वो इस पार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहां पर हम लोग वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीखेंगे। तो अगले लेक्चर में बच्चों आप बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को अभी तक का प्रिपरेशन करके आइएगा। अगला लेक्चर आप यूं समझ कर चलें कि आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम यहीं पर रोकते हैं। जो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स पहुंचते रहें। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे देखकर कुछ सीख सकें। और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को, इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम 9th 10th को मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, 11th 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो पढ़ाते हैं विथ वेरी गुड फैकल्टीज। तो आप अगर डिटेल में ज्यादा एक्सप्रेसिव, ज्यादा इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन कम एंड जॉइन अस। इसके अलावा आप बाकी लोगों को भी रेकमेंड कर सकते हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। सो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी। बाय।